लोगों का बड़ा ही गर्व का दिन है। आप लोगों को लग रहा होगा कि डीएलएसए से हम लोगों को क्यों बुलाया गया, तो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि हमारा देश आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना था 1949 में, 26 नवंबर 1949, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद ही हमारा देश आज़ाद देश एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश की गिनती में आ सके थे, और इसकी संविधान के प्रति हमारा सम्मान बना रहे, हम प्रेरित होते रहे एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। इसके लिए हम लोग 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे मनाए थे। लेकिन उसके बाद 2015 से पता है इस नेशनल लॉ डे को 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये 2015 से हम लोग संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, समझे। और आपको लगेगा क्यों 2015 से पहले ये नेशनल लॉ डे क्यों था, अब संविधान दिवस के रूप में हम लोग इसको जान रहे हैं, दोनों ही होता है उस दिन। लेकिन आपको बता दें कि ये संविधान दिवस 2015 से मनाया जा रहा है, क्योंकि खास वर्ष था वो हमारा 2015 कि अंबेडकर साहब का 125वीं जयंती थी 2015 में। इसलिए प्रारूप समिति में वो थे, उन्होंने संविधान निर्माता भी उनको कहा जाता है, और बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य थे, जिसके कारण 2015 से संविधान दिवस के रूप में हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। आज बहुत गर्व का दिन है, और आज हम लोग सप्ताह मना रहे थे संविधान दिवस के संदर्भ में, जो कि सप्ताह का अंत आज अंतिम दिन है हमारा, जिसके कारण आप लोगों के साथ हम लोग कुछ बातें साझा करेंगे, आप भी सुनेंगे, हम भी सुनाएंगे। और आपके बीच सबसे पहले संविधान से संबंधित बातें आपके बीच अधिवक्ता नेहा पांडे रख रही हैं, और आ जाइए, जैसे मर्जी। मैडम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हमें कि संविधान कब आया था, संविधान कब लागू हुआ, इसको हमने कब अपनाया, कब से हम संविधान दिवस मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम संविधान वीक, इसको कॉन्स्टिट्यूशन वीक कह रहे हैं, जो कि 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ और आज आखिरी दिन है इसका। तो संविधान जैसे सुनने में मैं बहुत आम बोलचाल, वैसे मैंने तैयार तो बहुत भारी भरकम कुछ किया था, लेकिन बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में आपसे मैं बात करूंगी कि संविधान सुनने में काफ़ी भारी भरकम सा शब्द लगता है। हर आम इंसान को लगता है कि संविधान मेरे काम की तो कोई चीज़ नहीं होगी, मेरे लिए उसमें क्या ही होगा। किसी भी, आप किसी गांव, कस्बे, कूचे, कहीं भी चले जाइए, वहाँ अगर हम कहते हैं कि हमारा संविधान ये कहता है, तो दिमाग में लोगों के आता नहीं कि संविधान क्या कहता है। पर एक्चुअल में रियलिटी ये है, बात ये है कि संविधान जो है हम सब के लिए, एक छोटे से छोटे गांव कस्बे में रहने वाले लोग से लेके बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ऑफिसेस में काम करने वाले लोग, हर एक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट है। और संविधान जो है वो लेस है हर तरह के अधिकारों से। वो हम सब नागरिकों को इतने सारे अधिकार देता है, कई सारे मौलिक अधिकार हैं हमारे जो कि संविधान में लिखित हैं, जो कि हम सबको बाय बर्थ, जब से हमारा जन्म होता है भारतीय नागरिक के तौर पे, तब से वो सारे मौलिक अधिकार हमें मिलता है। कोई भी, चाहे कोई भी इंसान हो या कोई भी कुर्सी पे बैठे अफसर हो या कोई भी हो, कोई भी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि अच्छा उसने अगर हमें जेल में एक दिन बंद ही कर दिया तो ठीक है, हम अगले दिन निकल तो आए। नहीं, पहले आपको ये सोचना है कि आप एक दिन के लिए बंद क्यों हुए, आपने क्या गलती की थी। तो जैसे कि आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का, वो कहता है कि हर एक नागरिक को जिंदगी का अधिकार है, और सिर्फ एक जिंदगी का नहीं। देखिए, जिंदगी का अधिकार तो हर किसी को होता है, एक पशु को भी होता है, एक इंसान को भी होता है, लेकिन एक फ्रीडम भरी, मतलब एक स्वतंत्रता पूर्ण जो जिंदगी होती है उसका हमें अधिकार है। अगर हमारे स्वतंत्र जीवन में कोई भी खलल डालता है, किसी भी तरीके की परेशानी उत्पन्न करता है, तो वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, और उसके विरुद्ध हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अभी आज मैं चर्चा करूंगी सिर्फ राइट टू लाइफ की, हमें जीने का अधिकार कैसे है, संविधान में इसके लिए क्या लिखा हुआ है, और
इसको न्यायपालिका जो है, हमारी जुडिशरी जो है, वो किस तरीके से इंश्योर करती है या फिर ये कहती है कि हाँ इसका ठीक से पालन हो रहा है कि नहीं। तो हम जैसे CRPC जो है हमारा, क्या बोलूँ इसको, मुझे पता नहीं, CRPC में क्रिमिनल दंड प्रक्रिया संहिता। हाँ, तो जिसमें प्रक्रिया संहिता, तो इसमें जैसे कि है कि आज सिर्फ मैं एक सेक्शन 41A है जिसके बारे में आप लोगों से मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूंगी कि मैं उस परिस्थिति की बात कर रही हूँ कि जब किसी को अरेस्ट कर लिया गया, किस किस केस में लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। क्या पुलिस सीधा आपके घर पे आके आपको अरेस्ट कर सकती है या पुलिस को उसके पहले कुछ करना है। मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि 2 पुलिसकर्मी भी हमारे साथ यहाँ हैं जो कि इस बात को सुनेंगे। तो 2010 में जैसे हमारे संविधान में कई संशोधन हुए, जब हमारा, जैसे कि मैडम ने बहुत सही बताया कि 2050 में जब हमारा संविधान लागू हो गया तो उस समय की परिस्थितियाँ कुछ और थी। धीरे धीरे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, अलग अलग चीज़ें उभर के सामने आती गई। जैसे जैसे चीज़ें सामने आई उसी तरीके से आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन होना शुरू हो गया कि आज इसकी ज़रूरत है तो चलो इसके लिए नियम बनाया जाए, उसके लिए नियम बनाया जाए। उसी तरीके से 2010 में जब ऐसा लगा कि पुलिस किसी भी तरीके से लोगों को गिरफ्तार करके बिना उनको कुछ बताए अपने यहाँ ले आती है, 1 दिन 2 दिन लॉकअप में रखती है, उसके बाद मार पिटाई करती है, छोड़ देती है, कारण नहीं बताती कुछ भी। या किसी इंसान ने अगर कोई मान लीजिए कोई गुनाह कर भी दिया है, उस भी केस में उनको तुरंत उठा के ले गई, उनको बताया नहीं कि आपको किस गुनाह में उठा रहे हैं और जाके लॉकअप में बंद कर दिया। तो इसके लिए एक प्रावधान बनाया गया है सेक्शन 41A ऑफ CRPC, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, ये तो 2010 में हमारे संविधान में इसमें कुछ चेंजेस किए गए, मतलब कुछ संशोधन किए गए, जिसमें कि ये कहा गया कि कोई भी गुनाह अगर आपने किया है और उसकी जो सजा की जो अवधि है वो 7 साल या 7 साल से कम है, तो उस केस में पुलिस के लिए ये आवश्यक है, अति आवश्यक है, मैंडेटरी मान लीजिए कि उसको पहले आपको एक नोटिस देना है कि आपने ये किया है और आपको इतने बजे इस जगह पर आके इसकी जो हमारी कार्रवाई है उसमें आप हमें साथ दीजिए, आपसे हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अब क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें आप सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए। आके नोटिस देगी, आप उस नोटिस को अगर लेने से मना करते हैं उसी केस में ऐसा है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर आपने नोटिस ले लिया, उस नोटिस में बोला कि हाँ जो नोटिस में लिखा है हम उसको कंप्लाई करें, मतलब उसके साथ हम तिथि को उपस्थित होंगे, जवाब देंगे, जवाब देंगे, सहयोग करेंगे। अगर आप सहयोग करने को पूरी तरीके से तैयार हैं, उस केस में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आपको बिना नोटिस दिए, अगर 7 साल से कम की सजा है किसी चीज़ में और बिना नोटिस दिए अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है, तो उस केस में क्या है कि आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं पुलिस के खिलाफ कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, और या तो हमने यह भी कहा कि हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं, सहयोग करने को पहुँचे, तभी भी उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया, तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, हमारी राइट टू लाइफ जो है, हमें जो आज़ादी पूर्वक ज़िंदगी जीने का अधिकार है वो पुलिस के द्वारा हनन किया गया है उसका, और आप उन पुलिस इंस्पेक्टर के अगेंस्ट भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी पुलिस का अधिकारी जो है जो बिना, अगर 41A के नोटिस को बिना दिए हुए अगर आपको गिरफ्तार कर लेता है, या फिर कि आपको गिरफ्तार क्यों क्या है, एक इसका एक्सेप्शन भी ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप गए वहाँ पर, आप उनके साथ सहयोग कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन पुलिस को लगता है कि ये घर जाके बाकी के जो लोग हैं उनको गुमराह कर सकता है जो भी इस केस से रिलेटेड हैं, या कोई ऐसा एविडेंस है जिसको कि वो छेड़खानी कर सकते हैं जिससे कि पूरा केस खराब हो सकता है, तो उन सब परिस्थितियों में पुलिस आपके आने के बाद भी आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन इस केस में पुलिस को एक पूरा रीज़न लिखना पड़ेगा, एक कारण बताना पड़ेगा लिखित रूप से कि पुलिस आपको क्यों अरेस्ट कर रही है।
वो कारण जो है पुलिस ऑफिसर यहाँ पर जब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उस समय जो भी आपके न्यायाधीश होंगे वो देखेंगे कि क्या उस पुलिस ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया था और किन कारणों पे उन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया है। जब तक कि न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि सेक्शन 41A का जो नोटिस है वो बिल्कुल सही तरीके से आपको दिया गया है और पुलिस के पास बिल्कुल सही कारण थे आपको अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने के, तभी वो कहेंगे कि हाँ इसको वापस जेल में बंद किया जाए। नहीं तो वहीं पर आपको बेल मिलने की सुविधा है। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहाँ पे आपको नोटिस के बिना गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने फॉलो नहीं किया है नोटिस का जो प्रोसीजर है 41A का, तो आपको वही वो एक अकेला ग्राउंड है कि आपको बेल मिल सकती है, जिसमें भी सजा 7 साल से कम की है। तो कई सारे ऐसे केसेस आए जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि पुलिस को क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं। एक चेकलिस्ट बना के दिया गया। जैसे दिल्ली पुलिस को वहाँ पे हाई कोर्ट ने एक चेकलिस्ट बना के दी कि आपको यह बात जो है संपूर्ण तरीके से पहले देखना है कि ऐसा है कि नहीं, ये हमें सहयोग करने को तैयार हैं कि नहीं, ये कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, ऐसी चीज़ों को पहले टिक करना है, उसके बाद ही अरेस्ट करना है। अब कब आपको ये नोटिस मिलना चाहिए, तो यह है कि जब भी केस फाइल हो गया उसके 2 सप्ताह के अंदर आपको नोटिस मिलेगा और आप वहाँ पे उपस्थित होंगे। उस नोटिस में ये ज़रूरत नहीं है कि आपको पुलिस थाने ही बुलाया जाए। वो नोटिस ये कहता है कि आपको किसी भी समय किसी भी जगह पे, पर हाँ ऐसा नहीं किसी जंगल झाड़ में बुला लिया, ऐसा नहीं, किसी रीजनेबल जगह पे, किसी ठीक ठाक सी जगह पे पुलिस आपको बुला सकती है और आपसे पूछताछ कर सकती है। तो ये हुआ हमारा 41A का जो है नोटिस, जिसको कि आधारित करना, जिसको कि मतलब फॉलो करना बहुत ज़रूरी है पुलिस के लिए। और आपको एज ए नागरिक, भारत का नागरिक होने के लिए आप हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इन सब बातों की, जैसे आपके अधिकारों का हनन कब हो सकता है, जब आपको अपने अधिकार ही नहीं पता, आपको नहीं पता है कि पुलिस को ये सब काम करने की ज़रूरत है। आपको पकड़ के ले गए, आपको लगा कि ठीक है हमें तो पकड़ना ही था, शायद इसलिए आके पकड़ लिया। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि आपका अधिकार क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने, अलग अलग न्यायालय ने आपको क्या क्या अधिकार दिए, बहुत कुछ है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे कि हम सबसे ज़्यादा देखते हैं इधर में कि 498A का केस होता है, मतलब दहेज प्रताड़ना का केस हुआ, मारपीट का केस हुआ, उसमें 7 साल से कम की सज़ा है। उसमें क्या होता है कि पुलिस धड़फड़ा के जाती है, हस्बैंड को, उसके माँ बाप को, सबको उठा के जेल में बंद कर देती है सिर्फ केस फाइल हो जाने पर, जो कि सरासर गलत है। अगर किसी के भी साथ, आपके साथ, आपके अगल बगल किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको नोटिस में लाइए कि पुलिस कभी भी ऐसे अचानक से आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि आपके बहू ने जाके ये कंप्लेन कर दिया कि ये हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। क्योंकि जब 498A को लाया गया था तब महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही थी उसको बचाने के लिए ये लाया गया था कि जेन्युइनली, मतलब सही रूप में, हो सकता है बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको प्रताड़ना मिलती है, दहेज मांगा जाता है, उनको बचाने के लिए प्रावधान लाया गया था। लेकिन ये प्रावधान अब बिल्कुल अपना रंग बदल चुका है, अपना जिस पर्पस के लिए इसको लाया गया था वो बिल्कुल फेल हो चुका है और लोग अब इसे बदला लेने की तरह से यूज़ करते हैं और केस फाइल करके उनको लगता है कि पूरे घर परिवार को जेल में डाल दो। और पुलिस भी, सबसे दुख की बात यह है कि अंधाधुंध तरीके से जाके पूरी परिवार को जाके जेल के अंदर डाल देती है। तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत सख्ती के साथ सुप्रीम कोर्ट ने और इवन हमारे झारखंड हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है कि कभी भी पुलिस जो है आपको डायरेक्टली जाके, ऐसे ही जाके सिर्फ 498 का केस होने पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। उनको आपको नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस देने के बाद देखना पड़ेगा कि किस बात पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। क्या उसने आपको सहयोग करने से मना किया, क्या जो आपके सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की, ऐसा क्या किया जिसपे मजबूर होकर पुलिस वाले को अरेस्ट करना ही पड़ा। और न्यायाधीश भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि पुलिस है वो सही तरीके से काम करके अरेस्ट कर रही है कि नहीं। तो ये हो गया 498 का केस।
अब इसी केस में एक बहुत छोटी सी बात है जो कि इस टॉपिक से थोड़ा अलग है कि जब 498 का केस होता है तो उसको कहाँ पे फाइल किया जा सकता है, किस जगह पे, उस किस थाने में हम जाएंगे रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो लोगों को बहुत बार ये, जैसे क्रिमिनल केसेस में यही होता है जब भी कि जहाँ पर जो घटना होती है वहीं पे उस केस को दाखिल किया जाता है, वहीं के पुलिस स्टेशन में। लेकिन 498 का केस जो होता है उसमें अगर लड़की के ससुराल से लड़की अगर दुखी होकर अपने मायके चली गई है या कहीं और चली गई है तो केस कहीं भी फाइल हो सकता है। उसकी मायके के जगह पे भी हो सकता है, उसकी ससुराल की जगह पे भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि केस को, क्योंकि मार पिटाई उसके साथ ससुराल में हुई तो ससुराल में ही केस फाइल होगा। अगर वो भाग के अपने घर आई है तो उसके घर का जो भी लोकल पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर वो केस दाखिल होगा और वहाँ पर उसकी सुनवाई होगी। तो ये सब जो ये हो गया मेरा पूरा 41A के तहत 41A के तहत जो पुलिस को नोटिस देना है और किस तरीके से पुलिस बाध्य है कि उनको नोटिस देना ही है। हालांकि ये सब बहुत कुछ पुलिस पे भी छोड़ा गया है कि पुलिस को जहां लगे कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि हमें इसमें गिरफ्तार ना करने से कुछ खराब हो जाए केस, तो वो गिरफ्तार कर ले। कुछ क्या कहते हैं उसको, क्या है पुलिस के ऊपर, कुछ पुलिस के अपने विवेक पे भी छोड़ा गया है कि वो अपना विवेक इस्तेमाल करके अरेस्ट करें या ना करें। तो इन सब केस पे क्या होता है कि न्यायालय पर और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है ये देखने की कि पुलिस ने अपना विवेक सही लगाया है कि नहीं लगाया है, या सिर्फ ऐसे ही तैश में आके अरेस्ट कर लिया है या तैश में आके छोड़ दिया है, क्योंकि छोड़ने का प्रावधान भी है यहाँ पे कि हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी और वजह से छोड़ दिया है। इसलिए आपके दोनों ही केस में आपको लिखित देना पड़ेगा रीज़न कि आपने क्यों छोड़ दिया, नहीं गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार किया तो क्यों गिरफ्तार किया। तो ये था हमारा पूरा 41A का नोटिस, जो कि आपको आर्टिकल 21 जो संविधान का है वो आपको जो अधिकार देता है उसमें थोड़ा सा ये एक शब्द निकल के आता है जो 41A का नोटिस है। दूसरा है आर्टिकल 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि आपको कभी भी वो भी यही कहता है कि आपको किसी भी तरीके से बिना कारण बताए पुलिस जैसे आई पकड़ के ले गई। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ किसी दंगे फसाद के केस में या किसी भी केस में अगर अरेस्ट करें तो आया 5 लोगों को उठा के ले गई। उस केस में आपको ये देखना है कि क्या पुलिस आपको कारण बता रही है कि आपको किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि बताना ही पड़ेगा। ये जिम्मेदारी होती है पुलिस की कि हम आपको फला केस में अरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद आपको आपके लॉयर को, आपके अधिवक्ता को संपर्क करने का पूरा हक है। आप अगर जेल चले गए हैं तो आप पुलिस से कहें कि हमें अपने अधिवक्ता से बात करनी है और बेल की तैयारी करनी है या जो भी करनी है। पुलिस आपको ये अधिकार कभी भी से मतलब वांछित नहीं कर सकती इस अधिकार से कि आप अपने अधिवक्ता से नहीं मिले या कुछ भी। तो ये, और आपका जब भी गिरफ्तारी होती है आपकी, उसके 24 घंटे के अंदर आपको एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, बताया जाएगा आपको किस जुर्म में कब कहाँ से अरेस्ट किया गया है। ये आपका मौलिक अधिकार है। इसका हनन अगर होता है तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और कह सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। और इन सब केसेस में बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त कार्रवाई करती है। न्यायालय भी बहुत सख्त कार्रवाई करती है इन सब केसेस में जहाँ पे पुलिस का ऐसा रवैया रहता है। तो ये चूँकि हम संविधान वीक मना रहे हैं, पूरा सप्ताह संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि संविधान आया था और इतनी सारी चीज़ें हुई थी, तो बहुत ज़रूरी है कि संविधान में जितनी चीज़ें आपके लिए दी हों, जितने अधिकार आपको हैं, जितना कर्तव्य राज्य का है आपके विकास के लिए, आपको सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए, वो सब कुछ आपको पता हो। क्योंकि नॉलेज जो है, जो कि ज्ञान है, वो बहुत सबसे बड़ा पावर वही है। अगर आपके पास ज्ञान है, आपको अपने अधिकारों का पता है, सब कुछ पता है, तो आपको कोई भी प्रताड़ित नहीं कर सकता है समाज में। यही संविधान का मूल मंत्र है, इसीलिए संविधान बना है, इसीलिए आपके लिए चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। तो इतने के साथ ही अगर जुड़े गुरु और साथ ही हमारे कुछ आरक्षी भी नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने भी नेहा की बातों से पूरा लाभ उठाया और हम लोग अब फिर थोड़ी सी बात करेंगे संविधान पर ही। और बोलने वाली अब मैं आपके सामने हूँ। मेरा नाम है किरण तिवारी, एडवोकेट किरण तिवारी। और आज मैं
आपके बीच संविधान पर ही बात रखूंगी, क्योंकि संविधान का आज अंतिम दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं और सबको सबसे पहले संविधान दिवस की सप्ताह के अंतिम तारीख पर सबको शुभकामनाएं। और जैसा पता है कि जब आज़ादी मिली मेरे पास संविधान नहीं था और संविधान सभा का गठन कर, जिसमें कुछ समय लगा था, गठन करने के बाद हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बना और संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को करने का सबको आदेश आते हैं और जिसके तहत हम लोग आज आमने सामने बैठकर हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। जहाँ तक नेहा बात कर रही थी कुछ पूछने या कुछ आपस में डिस्कशन करने की, तो हम लोग कुछ बातों को रखेंगे, मेरे द्वारा रखा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग उस सेशन पर भी चलेंगे, उसके बाद हम लोग समापन की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर हमें जीवन भर अपने मौलिक कर्तव्यों, देश का कानून का पालन करने का प्रण लेना चाहिए। इसमें जिम्मेदार नागरिक बनने से न सिर्फ संविधान का मकसद पूरा होता है, बल्कि उन संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी एक श्रद्धांजलि हो जाती है जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में संविधान बनाकर एक अपना योगदान दिया था। हमको एक निर्देश मिला हुआ है कि हम आपके बीच सबसे पहले उस जजमेंट का चर्चा करें, क्योंकि एक 2 फिंगर टेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हाल फिलहाल अभी आया है, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर 1441/2022, और ये आज के संदर्भ में बहुत ही एक उपयोगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिस पर कि हमें कहा गया है कि आप इस पर आवश्यक रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि ये 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है। जब तक हम इन चीज़ों पर थोड़ी सी 2-4 लाइन बातें न कर लें तो फिर उस जजमेंट पर बात करने से कोई मकसद हमारा नहीं रह जाता है। तो 2 फिंगर टेस्ट एक ऐसा सवाल है जिसने देश की शीर्ष अदालत को भी बेचैन कर दिया था, जिसके कारण उनको इन मुद्दों पर बातचीत करनी पड़ी और उनको ये फैसला लेकर आना पड़ा। 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट की टेस्ट होता है, जो कि 2 उंगलियों के माध्यम से होता है और डॉक्टर ये पता करते हैं कि पीड़िता सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। और इस चीज़ को लोगों ने एक वैज्ञानिक रूप दे दिया कि वो 2 फिंगर टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल 100% सही है। और इसी संदर्भ में झारखंड में एक केस था, मैं आपको उस पर चर्चा करना चाहूँगी। शैलेंद्र कुमार राय इलियस पांडव राय, इन्हें किसी ग्राउंड पर ये रेप विथ मर्डर के सजा याफ्ता थे, जो कि हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। तो स्टेट फिर चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज़ को देखा तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बहुत गलत डिसीजन है, जिसको 2 फिंगर टेस्ट के आधार पर किसी को आप बरी नहीं कर सकते हैं कि ये महिला हैबिचुएटेड है या फिर किसी गलत काम में इन्वॉल्व है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है ये कि ये प्रणाली अब भी व्याप्त है। ये प्रणाली हमें और आप सभी हम आम नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि हम इन सब चीज़ों को समाज से दूर भगाएं, ऐसे टेस्ट को हम लोग इनकार करें। इसलिए अब कानूनी रूप से महिला को ये अधिकार दिया गया है कि वो आफ्टर कोई उनके साथ ज़बरदस्ती होती है वो मेडिकल टेस्ट कराए या ना कराए। अगर आप थोड़ी सी ह्यूमन बीइंग सोचो एक जरा सा कि अगर किसी लड़की के साथ किसी महिला के साथ ज़बरदस्ती हुआ, अदरवाइज वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनकी इच्छा होती है कि नहीं मेरी ये बातें समाज में ना फैले, तो क्या आप उनका फिंगर टेस्ट कराओगे जा करके? क्या ऐसा होना चाहिए? कहने का मतलब एक बार वो तो प्रताड़ित होती ही है, दोबारा उनके साथ फिर प्रताड़ना वाली इस तरीके के सिचुएशन को बना करके किया गया है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेस्ट बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और ये टेस्ट विवादित क्यों है, थोड़ी सी इस पर भी नज़र डालिए कि दरअसल कुछ सालों से इस पर लगातार बहस हो रही है। इसके 2 कारण हैं। पहला है कोर्ट का इसे असंवैधानिक ठहराने के बावजूद देश के अलग अलग हिस्सों में रेप पीड़िता का ये टेस्ट किया जाना, जबकि ये पहले भी एक बार बंदिश लगी थी लेकिन फिर भी ये चालू ही रह गया था। और दूसरा हो जाता है पीड़िता की निजता और सम्मान के हनन के साथ रेप के बाद भी इस टेस्ट का नाम का, यह जो मैं पहले चर्चा कर रही थी आपके बीच कि अगर कोई महिला
ज़बरदस्ती के दरमियान अगर कोई वो प्रेग्नेंट होने की संभावना रहती है या हो जाती है, वो समाज में नहीं इस बात को कोई जाने, तो ये टेस्ट कराने के बाद क्या हो जाता है कि एक पुख्ता सबूत बन जाता है और एक दोबारा वो एक मानसिक तनाव से गुजरती है। तो आप किसी रेप विक्टिम को उस मानसिक तनाव में से दोबारा नहीं गुजार सकते हैं। इसके पहले भी बैन लगा हुआ था और ये टेस्ट वैज्ञानिक है ऐसा कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल अवैज्ञानिक टेस्ट है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने भी इस पर बंदिश लगाई। और ये अभी हमारा अक्टूबर में ये जो जजमेंट आया जो मैं आपको बता रही थी, क्रिमिनल अपील नंबर 1441/2022 पांडव राय के संदर्भ में, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसे फिर सजा दिया और 2 फिंगर टेस्ट जो होता है उसको बैन लगाया। इस चीज़ को, इस मुद्दे पर हम लोग एक बार पुलिस के साथ भी इसकी हम लोग आपस में बैठ करके इसकी प्रचार प्रसार करने हैं। ऐसे एक तरह से बहुत कंपलसरी हो गया है हर एक व्यक्ति के बीच जाकर इस जजमेंट को लेकर के शेयर करना। अब हम पुनः फिर थोड़ी सी संविधान पर आ जाएं तो मेरा संविधान के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि हमारा देश आज़ाद 1857 में ही हो चुका था। अगर हमारे पास ऐसा ही योजनाबद्ध हमारा संविधान होता उस समय, तो हम 100 साल पहले आज़ाद हो गए रहते। लेकिन हम लोग उस आज़ादी के मुकाम पर पहुंचे तो जरूर, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी योजना नहीं था कि हम लोग देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। जब योजनाबद्ध तैयारी के साथ अगर आप कोई आंदोलन करोगे तो उसकी सफलता एक अलग रूप से होती है। तो हमारा ये संविधान जब बनकर के आया, ये बिल्कुल एक जीवंत दस्तावेज है, ये कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। और इसलिए कहा गया है कि जब संविधान हमारा जीवंत हो सकता है, लचीलापन उसमें हो सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं लचीलापन अपने आप में अपनाएंगे। इसलिए संविधान को लचीला बनाने के पीछे मकसद भी था हमारे संविधान निर्माताओं का। ये एक लिखित दस्तावेज सामान्य अवधारणा के अनुसार संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार राष्ट्र का संचालन करने में उससे मदद लेते हैं और ये देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। जब संविधान हमारे बीच होता है तो फिर संसद में हम लोगों को कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बना, अगर वो समाज के लिए उपयोगी नहीं रहा तो फिर हम लोग निरस्त भी कर सकते हैं। लेकिन संविधान एक सर्वोच्च कानून है। संविधान कोई भी कानून, वो जो अपना अवधारणा रखती है वो भविष्य को ध्यान में रख करके रखती है। तो संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि समय के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। ये विकसित कैसे ये 77 साल, हमारा 75 साल संविधान आज़ादी के हो गए, संविधान निर्माण के हो गए, तो ये किस तरह के परिवर्तन आए, पहले किन चीज़ों पर फोकस किया गया, उसके बाद किन चीज़ों पर फोकस किया गया, मोटे मोटे तौर पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपको। और जब संविधान सभा का गठन सबसे पहली बार एक बंदे थे, उनका नाम था एमन राय, वो वामपंथी नेता थे। उन्होंने 1934 में ही ये बातें रखी थी कि आज़ादी के लिए लड़ रहे हो तो पहले एक संविधान सभा का गठन करो। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ही लाया था। लेकिन उस समय लोग एकमत नहीं हो सके, लोग आंदोलन में थे कि किसी भी तरीके से पहले आज़ादी को हासिल किया जाए, फिर देश को कैसे चलाएंगे, उसका संचालन कैसे होगा, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। तो उसके बाद फिर 1946 में क्रिप्स मिशन एक योजना बन करके आई, वो भी सफल नहीं हो पाई। फिर 1946 में आपका कैबिनेट मिशन भी आई थी, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव में ये प्रारूप के रूप में डाला गया कि आप एक संविधान सभा का गठन करें। और संविधान सभा का गठन करने के बाद हमारा ये संविधान आया था, जो कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान हुआ और लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत कारगर हुई। और सबसे मुख्य चीज इसमें आया था कि धर्मनिरपेक्षता, ये वर्ड, इसकी विशेषता तब सामने आई कि पहले ये पंथ निरपेक्ष के रूप में थे हमारे संविधान में, और 1976 में संशोधन करते हुए इसको हम लोग धर्मनिरपेक्षता के रूप में अब हमारे बीच कारगर है। लेकिन इसी बीच बात करने के क्रम में थोड़ी सी हम लोग सोचे कि जिस देश में संविधान नहीं होता होगा या संविधान के अभाव में इसके पूर्व हमारा समाज, हमारा राष्ट्र कैसा होता होगा, कभी इस पर सोचेंगे तो फिर सबके दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन संविधान के अभाव में क्या होता था, हमारे बीच अगर पीछे जाए तो एक सामाजिक समझौता का सिद्धांत
जो कि थॉमस हॉब्स द्वारा कॉन्सेप्ट है, उनकी अवधारणा है ये, उसके बारे में हमारे दिमाग में बात आती है कि जब संविधान नहीं हो तो हम लोग एक सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तहत चलेंगे। अगर आप उस सामाजिक समझौते के सिद्धांत पे चले जाओ तो फिर आपको लगेगा कि प्राकृतिक अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं। अब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का रहन सहन क्या था कि वहां सत्य ही सत्य थी। उस प्राकृतिक अवस्था का सबसे बड़ा अवधारणा जो था, मनुष्य को 2 ही अधिकार थे और उसमें सबसे बड़ा सत्य था शक्ति ही सत्य। जो शक्तिवान है वो प्राकृतिक अवस्था में जीने के लिए सक्षम था, बाकी लोग नहीं जी पाते थे जो शक्तिवान नहीं होते थे। और 2 चीज उसमें आता था संविधान के अभाव में प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में, कि एक अधिकार मनुष्य का जीने का अधिकार, और दूसरा अधिकार क्या होता था, जीने के अधिकार के लिए जो भी हथकंडा हमें अपनाना पड़े वो मेरा अधिकार है। इसमें क्या होता था कि शक्तिशाली लोग जी पाते थे और जो कमजोर होते थे वो नहीं जी पाते थे। तो इसमें क्या समाज में असुरक्षा की भावना, देखिए संविधान की महत्व को समझने के लिए हमें ये सामाजिक समझौते वाली और ये प्राकृतिक अवस्था को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम संविधान के महत्व को भी नहीं समझ सकेंगे, उसकी व्याख्या भी हम नहीं कर पाएंगे। तो जब प्राकृतिक अवस्था में क्या हर आदमी सर्वाइव कर पाएगा उसमें, तब लोगों ने ये महसूस किया कि नहीं, हम लोगों को आपस में विचार विमर्श करके एक दूसरे के अधिकार को बचाकर रखना है। एक दूसरे के अधिकार को बचाकर रखने के संदर्भ में लोगों ने एक सहमति जाहिर की सामाजिक सुरक्षा सिद्धांत के तहत। उसके बाद फिर हमारा समय बढ़ा, हमारा इतिहास पीछे बढ़ा, विकसित हुए लोग, विकास किया देश, तो फिर एक संविधान के रूप में हमारे बीच ये सारी चीजें आई। और संविधान कोई जड़ गतिशील दस्तावेज, ये सबसे मुख्य विशेषता है इसकी। और संसद द्वारा क्या होता था कि जिन कानूनों को जितनी आसानी से बनाते हैं उन्हें आसानी से लागू भी किया जा सकता है, उतनी ही आसानी से निरस्त भी किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कानून संसद में बनते भी हैं और बहुत सारे कानून निरस्त भी होते हैं। इसीलिए मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार इनकी व्याख्या करना बहुत जरूरी होता है, और मौजूदा स्थितियों में इसकी व्याख्या तब कर पाएंगे जबकि हमारा दस्तावेज, संविधान का जो दस्तावेज है वो जीवंत हो, वो गतिशील हो, उसमें लचीलापन हो। और ये बड़ा ही इंटरेस्टेड है कि हमारा संविधान जब गतिशील है, वो ये 75 साल के दरमियान उनके बीच कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन आए और आखिर सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या आया, क्यों करना पड़ा। तो जब हम संवैधानिक व्याख्या करते हैं ना, तो इसको ये 75 साल के समय को इससे ज्यादा हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी कि 4 भाग में बांटे लोग, 4 चरण में। और संविधान की व्याख्या करने के क्रम में जो पहला चरण है, वो पहला चरण है हमारा पाठवादी दृष्टिकोण। पाठवादी दृष्टिकोण को जब आप देखेंगे, टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच, इसमें क्या शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय एक पाठवादी दृष्टिकोण के तहत काम कर रही थी। और उस समय क्या होता था, संविधान की जब व्याख्या होती थी ना, तो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, भावार्थ नहीं, या उसका फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा वो नहीं सोचा जाता था, शाब्दिक अर्थ को पकड़ करके उसकी व्याख्या की जाती थी। इसी संदर्भ में जब वो व्याख्या करते थे तो एक केस आया था 1950 में, रिट फाइल हुई थी, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकारों की व्याख्या के संदर्भ में एक मामला था, जिसमें उन्होंने कहा कि निवारक निरोध कानून अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। मनमानी गिरफ्तारी जो कि 41A पर जो भी नेहा जी बात कर रही थी, इसी के संदर्भ अंतर्गत वो आ जाएगा कि ये असंगत है। शाब्दिक अर्थ के अनुसार निवारक कानून, निरोध निवारक कानून असंगत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि वैधता बरकरार रखो, स्पष्ट सभी पूर्णता अलग अलग विषय वस्तु। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि स्वतंत्रता का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी का और ये समानता जो भी चीजें हैं, ये सारे चीज अलग अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट निवारक निरोध कानून की वैधता बरकरार रखा और स्पष्ट किया कि उक्त सभी अनुच्छेद पूर्णतः अलग अलग विषय वस्तु हैं, इन्हें एक साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तो पहला चरण क्या आ रहा था, पाठवादी दृष्टिकोण के तहत जो कि शब्दार्थ को पकड़ करके व्याख्या की जाती थी, वो कुछ दिन वो दौर चला। फिर दूसरा दौर हमारे बीच आया, दूसरा चरण, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट में हमेशा कुछ ना कुछ इशू आते रहते थे और लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे और सुप्रीम कोर्ट से जब वो पारित हो जाता तो वो फिर एक कानून का रूप ले लेता है। इसलिए उसकी व्याख्या को, संविधान का व्याख्या अगर वो कर रहे हैं तो उस पर हमें भी पारखी नजर रखना होता है। तो दूसरा चरण आया था संरचनावादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या के अन्य तरीकों की खोज शुरू की और धीरे धीरे संवैधानिक व्याख्या हेतु शाब्दिक अर्थ पर केंद्रित पाठवादी दृष्टिकोण का स्थान किसने ले लिया? संरचनावादी दृष्टिकोण ने। कुछ टाइम फिर हमारा यह दूसरा चरण संरचनावादी दृष्टिकोण के तहत, जिसके तहत जिस जजमेंट को हम सारे अधिवक्ता पढ़ते हैं और हर नागरिक के लिए उपयोगी है वो जजमेंट, और वो जजमेंट है आपका 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हर स्टूडेंट को आप देखेंगे इसको बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है। अब इस जजमेंट के तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है इस डिसीजन में कि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति के तहत संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन आप नहीं कर सकते। ये जो हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है 1973 में सुप्रीम, क्योंकि जो एमएन राय, मैं पाठवादी दृष्टिकोण की फिर पुनः चर्चा कर लेती हूँ, वो जो एमएन राय ने फाइल किया था शब्दार्थ को लेकर के संविधान की व्याख्या की गई थी, वो शब्द एक एक शब्द पर, तो उसको यहाँ पर फिर थोड़ी सी परिवर्तन लाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केसेज में कहा कि संविधान में संशोधन की शक्ति के तहत संविधान के मूल ढांचे में हम इस बिल्डिंग का रिमॉडलिंग कर सकते हैं, इसको हम सुंदरता इसकी बढ़ा सकते हैं, इसमें और सारी चीजें जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके मूल ढांचे को हम नहीं बदल सकते। कभी कभी कुछ ऐसा परिवर्तन लोग चाहने लगते हैं कि संविधान का मूल ढांचा में ही परिवर्तन आने लगता है, तो केशवानंद भारती के तहत ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर 78 कुछ टाइम और बीता तो एक और मामला आया सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है मेनका गांधी बनाम भारत सरकार। इस मामले में क्या हुआ, 1950 का जो AK गोपालन मामला था, जो कि मैं पाठवादी दृष्टिकोण के तहत चर्चा की थी, उसमें अपने ही फैसले को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 50 में जो शाब्दिक अर्थ पर उन्होंने फोकस डाला था उसको बदलते हुए इस मामले में एक बात हमने आपसे उल्लेख किया था, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978, ये भी इतना इम्पोर्टेंट ये सुप्रीम कोर्ट इसमें व्याख्या दिया है अपना, जो कि आम लोगों के उपयोग के लिए कितना ये उपयोगी है, जिसमें इन्होंने जो अपना फाइंडिंग दिया था, उन्होंने कहा है कि 1950 के AK गोपालन मामले के अपने फैसले को इन्होंने बदला इस फैसले में मेनका गांधी में, और कहा कि अनुच्छेद जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 को और अधिक व्यापक रूप दिया गया, शाब्दिक अर्थ पर नहीं जाकर के, और स्वच्छ हवा, शीघ्र विचारण और मुफ्त कानूनी सलाह, इन तीनों चीजों को इसमें ऐड कर दिया गया मेनका गांधी वाले वाद में। और जहां हम लोग पढ़ रहे हैं शीघ्र विचारण, बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट आए, जब ये संविधान ने संशोधन किया, व्याख्या की, तुरंत हमारे यहाँ क्या कहते हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जहां जहां कानून बनेगा ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार शुरू हो जाता है। मुफ्त का आज ये DLSA क्या है, आज DLSA के रूप में जो इतना बड़ा हमारा व्यापक व्यवस्था हुई है, और आप लोगों को बुलाकर हम लोग इस तरीके से चर्चा करते हैं, क्यों? तो यही इसकी खासियत, इसकी सुंदरता है आज भी सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या पर। और ये मुफ्त कानूनी सलाह जब ये हमारे मेनका गांधी के जजमेंट में आ गया, तो आज DLSA हमारे यहाँ कितना, और धीरे धीरे अग्रसर विकास ही करेगा। ये आम पब्लिक के लिए बहुत ही उपयोगी, और इसका भी इतना व्यापक क्षेत्र है हमारा DLSA का। हम थोड़ा सा मेरा दूसरे ब्रांच में हम पहुंच गए, लेकिन फिर भी चर्चा करना चाहेंगे कि DLSA एक अधिनियम है, कानून है हमारा। ये मुफ्त कानूनी सहायता के चलते ये व्यवस्था की गई कि आम पब्लिक कोई पैसे के अभाव में वो कानूनी सहायता उसे न मिले, ऐसा नहीं हो। और जब आप इस अधिनियम को पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है कि अगर हमारे जिले में कोई जलजला आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो हमारे इस यूनिट को, DLSA यूनिट को उस जगह पे जाना होगा। ऐसा नहीं वो शौकिया तौर पे जाएंगे, समाज सेवा की भावना से जाएंगे। समाज सेवा तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इस अधिनियम से वो बंधे हुए भी हैं, उनको जाना पड़ेगा वहाँ पर। आपने देखा होगा यहाँ जो भी दुमका देवघर के रहने वाले हैं हम लोग,
जो एक भगदड़ मची थी सावन के मेले में देवघर में 10-10 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें आपने पेपर में भी पढ़ा होगा कि हमारे मेंबर सेक्रेटरी 3 दिन कैंप किए थे देवघर में आकर के। नवनीत कुमार थे उस समय शायद मेंबर सेक्रेटरी। वो क्यों कैंप किए? वो क्या सामाजिक मतलब शौकिया तौर पे घूमने? इस अधिनियम के तहत वो बंधे हुए कि हमारे राज्य का वो सबसे बहुत बड़ा घटना था भगदड़। अब एक स्त्री और पुरुष ये तो हमारे कानून के पार्ट हैं ही, अब थर्ड जेंडर को भी इस कानून के तहत उनको भी एक इंडिविजुअल अस्तित्व दिया गया है व्यक्तिगत, कि एक थर्ड जेंडर आदमी का भी अपना एक अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को बनाए रखना हमारा आपका फर्ज है, उसका भी अधिकार है, उसका भी बहुत कुछ चीजें हैं। तो इस तरीके से हमारा कानून बहुत ही अच्छा, अगर ये कानून नहीं होता तो हम लोग आज इस तरीके शांतिमय तरीके से नहीं, अगर सती होता तो फिर हम लोगों की स्थिति कुछ और होती। अब हम थोड़ा सा तीसरे चरण पे जाएंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये परिणाम उन्मुख व्याख्या थी। जब हमारा संविधान बना था और जो सुप्रीम कोर्ट की गठन हुई थी तो शुरुआत में 8 न्यायाधीश थे वहां पर, उत्तरोत्तर जब क्रम के अनुसार में बढ़ा तो हमारे 31 न्यायाधीश हुए सुप्रीम कोर्ट में। जब 31 न्यायाधीश हो गए तो किसी किसी मुद्दे पे क्या होता था, पीठ बना दिया जाता था, 2 जज का पीठ या 3 जज का। उसमें क्या होता था, किसी मुद्दे पर, एक ही मुद्दे पर हो सकता है कि मेरी अलग राय हो, आपकी अलग राय हो। जब ये पीठ बन करके आने लगे और उस पीठ से जब जजमेंट निकल करके आने लगे तो उसमें क्या हो गया, वैचारिक मतभेद होने लगा। किसी 2 जज का एक मत, फिर तीसरे जज का कोई अलग मत, तीनों जज एक मत नहीं हो पाते थे। तो ये मतभेद का दौर कुछ दिन तक चला और पीठ का गठन जो है वैचारिक मतभेद एक अलग सा रूप लेने लगा। तो लोगों को लगा कि ये भी ठीक नहीं। फिर कुछ समय के बाद चौथा चरण सबसे इंपॉर्टेंट चरण, जो कि अभी हमारा वो वर्तमान चरण है हमारा। अब चौथा चरण हम लोग सामाजिक क्रांति और परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ऐसे आप सोचें सामाजिक क्रांति, तभी दिमाग में तुरंत नहीं आएगा कौन सा सामाजिक क्रांति हुआ है, लेकिन जब हम लोग आपस में डिस्कशन करें, मौजूदा चौथा चरण में जब आप जाएंगे तो मौजूदा दौर संवैधानिक व्याख्या के विकास का चौथा चरण है विधि, क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे फैसले सुनाए जिनके युग की शुरुआत की। अब थोड़ी सी दिमाग खुद भी सोचिए, क्योंकि न्यूज आप भी पढ़ते हैं, पेपर आप भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। सबसे बड़ा भी हाल फिलहाल एक सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया है एक केस में। उन्होंने कहा कि 10 साल से लेकर 50 साल की महिला को केरल के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश से रोकने वाले प्रतिबंध को हटाते हुए कहा कि भक्ति में लिंग भेद नहीं हो सकता। ये एक कितना सामाजिक क्रांति वाली बात थी। अगर आप हमसे बात करो, मेरा इंडिविजुअल राय अलग है, फिर उसी बेंच में जो महिला न्यायाधीश थी, जस्टिस थी, उन्होंने इसमें समर्थन नहीं दिया था अपना कि महिला नहीं, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का जहां वर्जित है वहां वर्जित होना चाहिए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मान्यता दी, ये फाइंडिंग दी अपना कि भक्ति में लिंग का भेद नहीं होगा और वहां सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिला। 2018 में भी एक सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाए। यही सब है हमारा सामाजिक क्रांति वाला दौर और एक परिवर्तन का दौर। इस तरीके से संविधान की व्याख्या धीरे धीरे जो जो हमारा देश विकसित होगा, हमारे संविधान संशोधनों की भी संख्या बढ़ेगी, हमारे बीच ऐसे ही नए नए व्याख्या आएंगे। सबसे शुरुआत में हमने 2 फिंगर टेस्ट वाली आपके बीच रखा। आप लोग जो भी हमारे बच्चों या पोक्सो केस हो, चाहे रेप का कोई भी मामला, उसमें इस चीज़ पर जरूर ध्यान देंगे आप लोग। और हमारे CRPC में भी ऐसे अमेंडमेंट हो चुके हैं कि अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी घटनाओं में अगर वो सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ बात को मामला रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उन पर भी केस हो सकता है। उसमें पुलिस ऑफिसर भी आ जाएंगे, उसमें हमारे डॉक्टर भी आ जाएंगे। सबको अपना अपना रोल, अपनी अपनी भूमिका अच्छे तरीके से निभानी है, खासतौर से रेप विक्टिम के साथ। और भारतीय संविधान आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी एक जीवन दस्तावेज की तरह अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। भारतीय न्यायपालिका और संवैधानिक व्याख्या की प्रक्रिया अनवरत इसी तरह चलती रहेगी और हम लोग इसका सम्मान करते रहें एक अच्छे नागरिक की तरह। और इसी के साथ हम अपना